हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग। स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। आइए इस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में मिल के हम लोग करें करेंटवा के साथ जम के अफेयर। हमको उम्मीद है कि कल का दिन आपका बहुत ही शुभ शुभ बीता होगा। हम प्रार्थना करेंगे कि हमेशा बीतता रहे। तो हमरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग, हमरे लिट्टी चोखा लोग, आइए जरा मुस्की कड़ोड़िया हो जाए। काहे कि उसके बाद हम लोग को जम के करंटवा के साथ अफेयर भी तक करना है, तो एनर्जी मिल जाना चाहिए ना। हंसने मुस्कुराने में जो एनर्जी है उसका तो बातें जुदा है। अब देखिए होता क्या है, एक ठो लड़का रहता है। आप तो जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में कितना अंधविश्वास सब फैला हुआ है। हो सकता है आपके घर में भी ऐसा होता हो। एक ठो तो बहुत फेमस है अंधविश्वास कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उधर से नहीं गुजरना चाहिए। अब एक ठो आदमी था, उस सड़क से जा रहा था, देखा सामने से काली बिल्ली रास्ता काट दी। अब घर में उसको ये सुने हुआ था कि रे, काली बिल्ली जो रास्ता काट दे ना तो उधर से नहीं गुजरना, रुक जाना। तो कितना देर रुकेंगे, मम्मी मम्मी बोली हुई थी। जब तक पीछे से कोई नहीं उधर से गुजर जाए तब तक तुम गुजरना नहीं। ऐसा का है, पीछे से जो गुजरा ऐसा का है। अरे तो जो होगा उसके साथ होगा ना, तुम तो बच जाएगा। ऐसा। हाँ, अभी जा रहा था काट दिया। अभी रुक रहा है, रुके इंतजार कर रहा है किसी के आने का। देखा पीछे से स्कूटी पर इसी की गर्लफ्रेंड आ रही थी। अब जल्दी जाके उसके आगे में खड़ा हो गया, रुको 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 रुको। का हुआ रे, तुम यहाँ का कर रहा है? हैं? ऐसे हमरे आगे में काहे खड़ा हो गया? अरे वो का कहें, यहाँ थोड़ा देर पहले ना आगे से काली बिल्ली काट दी है रास्ता, तो इसीलिए तुमको रोक लिए और किसी को जाने दो ना। अच्छा काली बिल्ली, वो लड़की भी यही सब मानती थी। अब देखता है थोड़ा देर के बाद कि उसका एगो लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था। अब वो पार्क वो देखा भी, दोनों उसको देखे। तो लड़की कहती है, अरे ये तो तुम्हारा लंगोटिया यार है। आ, कोई बात नहीं। वो लड़की जो उसके साथ में है ना, वो बढ़िया उतना नहीं, दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग बच जाएंगे ना। अच्छा ऐसा। हाँ, अब वो दोस्तवा करीब आया। अरे तुम दोनों ही यहाँ क्या कर रहा है? वो दोनों देख लिया ये लोग। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सड़क पे बतिया रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे। अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाना। हाँ हाँ हाँ। अब वो दोनों चल गया। अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ा, अभी जो नहीं जा रहा था, इसकी गर्लफ्रेंड उसको एक चमेटा दी खींच के कि रे चोटा खचड़वा, तुम अपने दोस्त का नहीं हुआ, तुम हमरा का होगा रे। हैं? आज से तुमरा हमरा ब्रेकअप। जय हो जय हो। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इसका फालतू बात सब आदमी लोग मानता रहता है। आप एक बात बताइए, काली बिल्ली जानवर नहीं है का? उसको जीने का हक नहीं है का? पता नहीं कौन बेवकूफ़ सब ये सब फेकड़ा बनाया है। हैं? ये सब मानते हैं, माने अपने फायदा के लिए पहले तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने को तैयार। दूसरा कितना तो ऐसा आइटम होता है कि बिल्ली को गाड़ी चढ़ा देगा, लेकिन उसको सामने से गुजरने नहीं देगा, गुजरने से पहले इसको मार डालो। एक बार ऐसे ही हुआ था, हम आँख के सामने में देखे। त उठा के उसको हम दूर फेंक के आए फिर। हम ये सब नहीं मानते हैं, फालतू बात हट। हमरे लिए तो वो भी उतने प्यारा जानवर है। घर में कोई पालतू बिल्ली पाल लेता, वो तो दिन भर काटते ही रहती है रास्ता, उसका का। तो वो नहीं, भेद उसमें भी भेदभाव। जय हो जय हो। आइए अब जरा कुछ
गुण वाला बात पढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। विचार कीजिएगा। तो हमरे दोस्त दोस्ती नहीं, हमरे डियर डियर फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक का हो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक। न्यूज़पेपर में एक लाइन था कि हो सकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। आरबीआई कुड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट इफ ऑयल प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। कि अगर तेल का जो दाम है वो लगातार बढ़ता रहा तो आरबीआई जो है ना, हम लोग का फाइनेंशियल रेगुलेटर, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि तेल का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों भाई? जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने का हम लोग ट्राई करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टाइप के कॉन्सेप्ट की समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा दे देगा, ऑप्शन में कुछ दे देगा, आप कहेगा कि ऐसा आरबीआई क्यों करेगा। आप पकड़िए, आइए देखते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट rate by RBI on increase in oil prices। तेल का कीमत अगर बढ़ रहा है तो आरबीआई क्यों सोच रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। अब पहले ही तेल का कीमत क्यों बढ़ रहा है बढ़िया से जानते हैं कि इजराइल हमास में बूमा बूम चल रहा है। एकदम जोर का झटका, धीरे से नहीं, लोग जोर से ही दे रहा है। जोर का झटका और जोरों से लगा, ठीक कस कस के लोग खूब लड़ाई कर रहा है, ढिशुम ढिशुम हो रहा है। अब जहाँ पे इजराइल है उसके आसपास जो देश सब है, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, आप जानते हैं कि तेल का मेन पूरा खदान सब इसी रीजन में भरा पड़ा है, इजराइल के आसपास ही। यहीं से दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल का सप्लाई होता है। चूंकि ई रीजन में वार छिड़ा हुआ है तो सबको खतरा महसूस हो रहा है कि इस वजह से कहीं दिक्कत हो जाए तो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसमें भी कटौती हुआ है। खतरा महसूस हो रहा है, उस वजह से सोच रहा है कि अपना पूंजी को मजबूत रखो, बाद में कोई दिक्कत हो तो अपना संभाल सको। तो दोनों तरफ से मार, एक तो प्रोडक्शन में भी दिक्कत हो रहा है ऑयल का प्रोडक्शन में, और ये लोग ज़्यादा पैसा भी कमाना चाह रहे हैं। तो एक तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, चीज़ों कम बना रहे हैं, कीमतों बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से वार का सिचुएशन लेके वो लोग कीमत बढ़ा दिया है। कीमत बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि इंडिया जो है 85% जो अपना करीब ऑयल है वो बाहर से मंगाता है, जिसमें से ज़्यादातर इसी रीजन से मंगाता है। तो अगर यहाँ तेल महंगा हो गया है तो भारत को तेल महंगा पड़ेगा। अब भारत को जब तेल महंगा पड़ेगा तो आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी बिना एनर्जी के नहीं चलता है, बिना एनर्जी के नहीं चलता है। हम लोग देखिए अभी जो लाइटें जल रहा है, बिजली है, इसमें भी, इसको बनाने में भी तो एनर्जी ही लग रहा है। कहाँ एनर्जी नहीं है, पूरा घर घर में एनर्जी है। घर में तो है ही है, सोचिए तो मार्केट में तो पूरा एनर्जी है। मार्केट क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है मार्केट में, फैक्ट्री में, कंपनी में सामान बनता है। तो सामान बनाने के लिए मशीन चलता है, मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। बिजली कहाँ से आएगा?
एनर्जी से आएगा। तो अगर तेल महँगा हो गया, तो पहले तो जो बना रहे हैं सामान, उसमें अब एनर्जी के लिए ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा कंपनी लोग को भी, काहे कि सरकार तेल महँगा कर देगी क्योंकि उसको खुद महँगा पड़ रहा है। तो सरकार बाहर से तेल महँगा खरीदी, अब वो महँगा बेचेगी। अब जो खरीदने वाले हैं, जैसे जो सामान बनाएँगे वो लोग महँगा तेल खरीदे, तो अब उन लोग को महँगा पड़ रहा है तो वो लोग सामान का दाम बढ़ा देंगे। सामान का दाम बढ़ा है, वो लोग सामान बनाए, अब ये सामान उन लोग को पूरे भारत में बेचना है, फैलाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भर के तब ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में। एक तो बनाने में महँगा पड़ गया, अब ट्रांसपोर्ट तो पूरा तेले पर चलता है, अभी ट्रांसपोर्ट करने में भी पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा कंपनी लोग का। तो अब देखिए, कंज्यूमर के लिए, जो हम लोग कंज्यूमर हैं, खरीदने वाले हैं, हम लोग के लिए सामान महँगा हो जाएगा कि नहीं? अब जब सामान महँगा हो जाएगा, तो देखिए, अब होगा क्या? अब होता क्या है, मतलब कि सामान महँगा हो गया, मतलब कि इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन हो गया, अब हम लोग को सामान खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब चलिए, कुछ लग्ज़री आइटम तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये तेल से जो-जो चीज़ कनेक्टेड होता है, ज़्यादातर होता है एसेंशियल आइटम सब। ज़रूरी चीज़ तो आप खरीदेंगे, उसमें तो कमी नहीं कर सकते हैं आप। तो अब ज़रूरी चीज़ खरीदने में आप पैसा तो देबे कीजिएगा। तो अब होगा क्या? एक तो ज़रूरी चीज़ खरीदने में आप पैसा दे रहे हैं, ऊपर से अब देखिए, हम लोग तेल बाहर से किस चीज़ में खरीदते हैं? डॉलर में खरीदते हैं, फ़ॉरेन करेंसी में खरीदते हैं। तो चूँकि अब हम लोग को फ़ॉरेन करेंसी का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए अब हम बाहर से लोन लेंगे। बाहर से लोन लेंगे तो कहेंगे भैया आप तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पहले तो इतना डॉलर आप नहीं माँगते थे। वो लोग प्रॉफ़िट कमाने का सोचेगा, कहेगा चार्ज बढ़ा दो। मान लीजिए ₹60 में आपको $1 मिल जा रहा है, अब कहेगा हमको 60 नहीं, हमको 70 चाहिए। तो अब देखिए, रुपया का सप्लाई बाहर ज़्यादा होगा, बाहर निकलेगा रुपया ज़्यादा। बैंक से, आरबीआई से अगर आरबीआई बाहर करेगी, तो मार्केट में रुपया ज़्यादा निकल जाएगा डॉलर खरीदने में। तो रुपया ज़्यादा इधर से भी निकल रहा है, कंज्यूमर जो है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उधर से भी निकल रहा है। मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मार्केट में जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो सामान सब का तो देखिए सप्लाई ऐसे ही कम है, बाहर से महँगा पड़ रहा है, तो सरकार भी थोड़ा कम तेल खरीदने का सोचेगी। हाँ, या फिर खरीद भी ली तो कहेगी कि धीरे-धीरे सप्लाई करो, नहीं तो अभी बहुत महँगा पड़ रहा है। तो सप्लाई कम, इधर पैसवा सब बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो अब आरबीआई सोचेगी कि ऐसा करो भैया, सप्लाई तो पहले से कम है, सामान भी महँगा हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक काम करो कि पैसा को ज़रा पुश करना बंद करो, कम करो ज़रा-सा, पैसा को कंट्रोल में रखो, ज़्यादा मार्केट में ना आ जाए। नहीं तो एक तो पहले से महँगाई है और महँगाई हो जाएगा, सप्लाई पहले से कम है, तो सब तरफ से झटका पड़ रहा है। तो वो लोग क्या करेगी आरबीआई, अब पैसा को रोकने का ट्राई करेगी बैंक में कि ज़्यादा मत निकालो। इन्फ्लेशन हो गया है और आरबीआई का काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को भी देखना, साथ में दोनों काम है। तो ग्रोथ के लिए तो एक तरफ से वो देख रही है कि तेल को बैलेंस में लिया जाए, खरीदा तो जाए, तो उसको तो देख रही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल करना है। अब तेल महँगा हो गया है, पैसा भी खूब पुश हो रहा है, दोनों तरफ से इन्फ्लेशन का मार पड़ रहा है, सामान बहुत महँगा हो जाएगा इस समय। इसीलिए अब आरबीआई क्या करेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, अब मार्केट में पैसा कम आएगा। कम क्यों आएगा? हम लोग लोन कम लेंगे, जो बनाने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले, वो लोग भी लोन कम लेंगे। तो लोन कम लेंगे तो काहे कि इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा दिए, लोन कम लेंगे तो मार्केट में कम पैसा पुश होगा।
तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इन शॉर्ट इसको अगर समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर शॉर्ट में देखें तो क्या है कि देखिए, बाहर तेल महँगा हो गया, बाहर तेल महँगा हो गया, तो अब सरकार को तेल महँगा पड़ेगा, ठीक? सरकार को तेल महँगा पड़ेगा, लेकिन ये तेल हम लोग किस में खरीदते हैं? फ़ॉरेन करेंसी में खरीदते हैं। अब हम लोग को ज़्यादा फ़ॉरेन करेंसी का ज़रूरत है, तो इसके लिए हम ज़्यादा फ़ॉरेन करेंसी अब बोरो करेंगे, उधार लेंगे। उसके लिए अब हमको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा तो मार्केट में जो है रुपया ज़्यादा निकल जाएगा, ज़्यादा निकल जाएगा। काहे कि ई-लोन जो लेंगे उसमें बहुत सारा बैंक लोग फ़ॉरेन करेंसी रखता है, तो बैंक को रुपया देंगे और उससे वो फ़ॉरेन करेंसी ले लेंगे, तो रुपया ज़्यादा पुश हो गया। अब रुपया जब ज़्यादा पुश हो गया, तो एक तो इधर से बहुत रुपया पुश हो रहा है, आदमी लोग के पास रुपया जा रहा है। इंडिया में तो रुपया ही चलता है। अब तेल है, तेल आया वो भी महँगा। तेल पहले से महँगाई, तेल आया महँगा तो वो प्रोडक्शन करने में जो है तेल अब ज़्यादा महँगा पड़ रहा है, एनर्जी महँगा पड़ रहा है, तो जो सामान है वो भी महँगा हो गया। तो दोनों तरफ से देखिए, सामान भी महँगा, पैसा भी ज़्यादा पुश हो रहा है। सामान महँगा क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई महँगा हो गया है। तो अगर ज़्यादा पैसा इधर मार्केट में पहुँच गया, तो आदमी लोग हो सकता है तेल का ज़्यादा डिमांड करने लगे, पैसा की वजह से, ठीक? महँगा महँगा तेल है तो अगर सिर्फ़ महँगाई होता तेल, अब पैसा नहीं होता, तब तो वो लोग उतना डिमांड नहीं करते। लेकिन चूँकि पैसा भी ज़्यादा पुश हो रहा है और तेल भी महँगा है, तो दोनों तरफ से मार पड़ रहा है ना। तो उन लोग को तेल को कंट्रोल करना है कीमत को, अब प्लस मार्केट में सामान की कीमत को भी कंट्रोल करना है। तो तेल की कीमत की वजह से जो है सामान का कीमत बढ़ गया है, प्रोडक्शन क्योंकि महँगा हो गया है। तो इधर से जो है आरबीआई क्या करेगी, अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी ताकि मार्केट में कम पैसा पुश हो। कम पैसा पुश होने से क्या होगा, लोग सामान कम खरीदेंगे। सामान कम खरीदेंगे तो सप्लाई जो अभी महँगा हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, कम होने की वजह से जो महँगा हो गया है, वो भी बाज़ार में डिमांड को देख पाएगा। कम पैसा में कम डिमांड, सप्लाई भी कम, तो दोनों बैलेंस में आ जाएगा। तो आरबीआई अपना धर्म जो है उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का उसको निभा लेगा। इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाह रहा है। इस तरह से 2 तरह से आपको देखना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट इसका है जो इसका छोटा-छोटा बारीक चीज़ सब, और उसके बाद उसको सिंपल करके इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से कॉन्सेप्ट समझने का है। इसीलिए हम इतना डिटेल में अलग-अलग बिंदु पर जाके अलग-अलग तरीके से बात करने का कोशिश किए। ठीक है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ज़रा हम लोग इसका इसका तो हो गया, अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। नाम का था हीरालाल समरिया। अब आप कहिएगा यूपीएससी में नाम वाम तो नहीं पूछा जाता है। हाँ, नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम ऐसे ही बोल दिए हैं। हो सकता है आप लोग कोई स्टेट के कंपटीशन में भी बैठते हो, तो स्टेट वाला एग्जाम सब में ये सब पूछ लिया जाता है। उनमें भी लेकिन अब चलन थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है। फिर भी हम ऐसे ही नाम ले लिए। इसलिए नाम लिए हैं मेनली हम, काहे कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जो है उसमें से आए हैं। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ से अपॉइंट किए गए। तो अगर ट्राइबल लोग का अपलिफ्टमेंट का जब बात आता है, एम्पावरमेंट का, ऐसा कोई बात आए तो उसमें आप ये सब चीज़ को कोट कर सकते हैं कि पहली बार प्रेसिडेंट ऐसी बनाई गई दलित कम्युनिटी से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मेंस के लिए भी एक फैक्ट के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन उसके लिए हम बताएं।
तो चूंकि नए अपॉइंट किए गए हैं, पहली बार दलित कम्युनिटी से अपॉइंट किए गए हैं, तो इस पर ध्यान रहेगा यूपीएससी का। तो हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमिश्नर सबका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इस पर पूछ लिया जाए क्वेश्चन। देखिए, तो वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात। पहले हमारे संविधान में देखिए, सबसे पहले तो संविधान आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी डिफाइंड लॉ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर लोग का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अलग दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सब हो। अपॉइंटमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया। ठीक, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर Constitution doesn't define any process for appointment. इसका क्या हम लोग देख रहे हैं? अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हो सकता है ऐसा पूछेगी, ऐसा दे दे एक स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इनको ऐसे अपॉइंट किया जाए, तो अगर ऐसा होता है तो गलत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं दिया गया, ये पहला स्टेटमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा टाइम पहले ही एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट कही थी, पार्लियामेंट को कही, गवर्नमेंट को कही कि एक ऐसा कानून बनाइए जिससे कि एक फिक्स प्रोसीजर हो जाए कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग जो हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए, वो इसका फिक्स्ड प्रोसीजर हो जाए, ऐसा एक्ट बनाइए। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ऐसा कीजिए, एक ऐसा कमेटी अपॉइंट करे जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो इन द लोकसभा, आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या उनका कोई नॉमिनी हो जिसको वो चुने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा एक टीम बनाइए, सिलेक्शन टीम बनाइए और ई सिलेक्शन करे, अपॉइंटमेंट करे, जब तक कानून आपका नहीं तैयार हो जाता है। लेकिन सरकारों बड़ी चालू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे तो हम लोग का तो लुटिया डूब जाएगा। तो जल्दी फटाफट का किए, अपना एगो बिल लेके आए इसी चीज को लेकर। बिल का नाम का था कि CC&ECs, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। जरा हम उस बिल का नाम लिखते हैं। देखिए का चालूपंथी सरकार तुरंत की कि अरे बाप रे, इधर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को डाल रही है, हम लोग का होगा, तो अपना जल्दी से बिल लेके आओ। ऐसे नहीं जल्दी बिल लेके आएगी कोई जरूरी मामला में, लेकिन इसमें ले आए। CC and other ECs appointment conditions of service and term of office बिल 2023। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकारी बिल लेके आ गई
कि इसमें अब एक उस तरह का सिलेक्शन टीम बनाएँगे। लेकिन चालूपंथी देखिए क्या की, इसमें ऐसा कमिटी बनाई कि जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दें। देखिए, अब सिलेक्शन कमिटी इसके अंतर्गत बना, जो कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर लोग जो होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम करने के लिए, उसमें कैसा कमिटी बनाई, उसके लिए कौन कमिटी होगी? देखिए, सिलेक्शन कमिटी। क्या लेके आई? सिलेक्शन कमिटी। इसमें कौन होंगे? पीएम, जो कि चेयरपर्सन होंगे। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर nominated by PM। ये तीन होंगे, ये चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, बाकी ये दोनों जो होंगे मेंबर के रूप में होंगे। 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होगी। यहाँ देखिए, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है और दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। इसलिए इसको इनको काहे ले लिया गया कि अपोजिशन लीडर ये नहीं बोले कि इलेक्शन कमीशन को सरकार अपना बना ली है और उस हिसाब से काम कर रही है, तो इनको भी ले लिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। अगर अपोजिशन में कोई लीडर नहीं है, मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% सीट चाहिए लोकसभा का, अगर वो किसी के पास नहीं है, तो जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी लोकसभा में, उसके जो लीडर होंगे, उनको इनके बदले में लिया जा सकता है। ये भी एक प्रोविज़न है, ये ध्यान में रखिएगा कि या तो ये होंगे, और अगर ये नहीं है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में होगी दूसरी अपोजिशन में, उनके लीडर को ले लिया जाएगा। तीसरा किसको ले लिए? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अपने पार्टी का जो कैबिनेट होगा, उसका एगो मिनिस्टर पकड़ लो। नॉमिनेट कौन करेंगे? पीएम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले थे कि यहाँ हम होने चाहिए, ये लोग बिल लेके आए कि हम होंगे। इसमें जो मेजॉरिटी वाला बात होगा, उस आधार पर चुना जाएगा कि अगर 2 बोल दिया हाँ एक बात के लिए, तो हाँ। तब देखिए, ये दोनों तो एक ही सरकारें का पार्टी है, ये दोनों पीएम और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसमें तो लीडर ऑफ अपोजिशन का कुछ चलबे नहीं करेगा। देखिए क्या चालूपंथी किया है। इसको कैसे याद रखिएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कौन है इन लोग को अपॉइंट करने के लिए? एक है प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो तो चेयरपर्सन होबे करेंगे, काहे कि वो तो सबसे बड़े नेता हो जाते हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा देश में चुनाव कराती है, अब कुर्सी हथियाने के लिए सब है तैयार। देखो सिलेक्शन कमेटी बनाया गया कि ऐसा करते हैं, इसका फंक्शने को गड़बड़ा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो सरकार में है, तो हम बूमा बूम करेंगे बढ़िया। तो एक ठो लीडर कहे कि हम ही बनेंगे इसका चेयरपर्सन, तो वो तो बन गए। एक ठो ऐसे याद रखिएगा, एक ठो चेयरपर्सन, एक ठो इनका डार्लिंग, एक ठो इनका डार्लिंग उसको बना लिए कि डार्लिंग जो हम कहें, जैसे कहें वैसे ही तुम मान लेना। एक ठो इनका दुश्मन, ये चलो एक ठो तो हम हैं, हमरी तुम डार्लिंग हो, आई तो दुश्मन है ना, दोनों हम लोग है, उसको देख लेंगे। ऐसे याद रखिएगा, सिलेक्शन कमेटी बढ़िया से याद रहेगा आपको, एग्जाम में पूछने दीजिए उसको। ये पूरा जो है उनका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये हम लोग का दूसरा टॉपिक था इम्पोर्टेंट, जो आज के लिए था। ठीक है, तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे लिट्टी चोखा, आप मस्त होके अपना दिन बिताइए अच्छा से। आपका दिन आज शुभ शुभ बीते, हम प्रार्थना करेंगे।
कल जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा गुड बाय करते हैं।